अर्जुन के दर्शन के बखान का न तो ये समय है और न वो मेरी अब पहले जैसी तैयारी है कि मैं बहुत कम समय में कह सकूं। लेकिन संसार और निर्वाण ये भिन्न कोटियां नहीं हैं। संसार को यथाभूत जान लेना, जस का तस देख लेना ही निर्वाण है। निर्वाण कोई सातवें आकाश की चीज नहीं है, इत्यादि की चर्चा हुई। और फिर इसी में से बात काल की आई। कारिका में कालो नास्ति कालो न विद्यते कहा है, तो क्या काल सचमुच नहीं है? हम ये तय करते हैं कि 6:30 बजे यहाँ मिलेंगे और 6:30 बजे हम आते हैं, तो ये हम मिलते हैं और ये सब कार्यक्रम शुरू होता है। तो इस अर्थ में काल नहीं है, ऐसा नहीं है। काल की जो व्यवहार के लिए सत्ता है उसका निषेध नहीं है, लेकिन काल की कोई स्वभाव सत्ता है। अपने आप में काल, अपने आप में 6:30 बजे कोई एक लीक है, ऐसा कुछ उसकी स्वभाव सत्ता का ही निषेध नागार्जुन में है। और शून्यता वहाँ निस्वभावता के अर्थ में है। ये और शून्यता अपने में ही कठिन और निस्वभावता उससे भी कठिन। तो खैर इन सब की चर्चा हुई। तो मुझे याद नहीं कि निर्मल जी ने कि रामू भाई ने कहा कि कोई दृष्टांत देख के बात करें तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि ये काल का ही ले लीजिए। आजकल काल को जैसे उसका कोई पारमार्थिक अर्थ हो ऐसा भी महत्व दिया जाने लगा है। तो समझ लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की ये मिलने का तय करते हैं कि एक रेस्तरां में मिलेंगे। लड़की वहाँ पहुँच जाती है, लड़के को आने में देर है, ट्रैफिक जाम है और वो कहीं उस जाम में फंस गया है। तो अब उसके लिए तो मालूम हुआ कि 6:30 बजे का समय या जो भी समय तय हो, उसका जैसे कि कोई आखिरी किस्म का अर्थ हो कि 6:30 बजे मिलना था और मैं यहाँ आ गई और इसका पता नहीं है, ये कहाँ घूम रहा है। अब सारी कल्पनाओं का और उसका सारा जो चक्र है वो चलता जाता है। और वो काल जैसे जो मिलने का एक संकेत भर है उसको इतना तान देती है कि उसे लगता है कि अब तो असंभव है कि मैं बैठूं, मैं ही कोई खाली थोड़े ही हूँ और मैं यहाँ से अब जाती हूँ। और इस तरह से काल के उस संकेत को उसका एक तान दिया हुआ, उसका जो अभिनिवेश है उसका वो रूप देकर तो इससे व्यवहार में कठिनाई आती है। अन्यथा व्यवहार मात्र के लिए काल है। मुझे स्मरण है कि निर्मल जी को इसमें बड़ा रस आने लगा और लगता था कि जैसे कि वो कुछ कहानी का प्लॉट ही जैसा उनको सूझने लगा। पता नहीं कोई ऐसी काल विषय कहानी बनी या नहीं बनी, मैं नहीं जानता। तो स्मृति की गोष्ठी है, तो इसलिए एक स्मृति मैं यहाँ आपके साथ मिल बांटना चाहता था, सो हो गया। अब जो दूसरा खंड है यूरोप और भारत, या जिसे मैंने जानबूझकर पश्चिम और भारत कहा, उसके बारे में ऐसा लगता है कि ये दो जो इकाइयां हैं अपने में अलग अलग और अपने अंदर भी बहुत सी भिन्नताओं को और विविधताओं को समेटे हुए, उनकी कहीं जैसे नियति जुड़ सी भी गई है और उसको कोई बिल्कुल बांट के और फर्क करके नहीं देखा जा सकता। इस संबंध में निर्मल जी ने प्रोफेसर जड़ावलाल मेहता का उदाहरण किया है। प्रोफेसर मेहता काशी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। पाश्चात्य दर्शन उनका विशेष विषय था और मुझे उनका विद्यार्थी होने का सुयोग प्राप्त हुआ।
वो उन दिनों वहाँ किसी एक चीज़ को लेके भी ऑनर्स का, जैसे आजकल ऑनर्स कोर्स वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं, एक विषय को लेकर भी ऑनर्स कर सकते थे। तो सिगमंड फ्रॉयड पर मेरा एक ऑनर्स का कोर्स था, उसके वे निदेशक थे। इसलिए जब उनकी बात मैं उद्धृत करता हूँ तो पूरे संभ्रमपूर्ण श्रद्धा के साथ करता हूँ। ये उदाहरण मुझे भारत और पश्चिम से ही मिला। इसमें वो कहते हैं कि भारत की कुछ एक विचित्र नियति है कि ये यूरोपीयकरण के दौर से गुजरे बिना और इस विचित्र और विदेश की यात्रा किए बिना अपने तक नहीं पहुंच सकता। यह प्रोफेसर मेहता का मत है कि भारत को भी अपने को जानने के लिए यूरोपीयकरण, मैं उसे पश्चिमीकरण कहूँगा, पश्चिमीकरण के दौर से गुजर कर और इस विपरीत रीति से उसे अपने तक पहुँचना होगा। ये विपरीत लग सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई का अंश है। फिर भी मुझे ये जो भारत को अपनी नियति के पहचानने के लिए पश्चिमीकरण के दौर से गुजरना हो, और ये कुछ बात सब तर्क संगत वगैरह लगते हुए भी वो कुछ गले नहीं उतरते। अब उसका क्या करें? ये सही है कि भारत को भी अपने को देखने के लिए खास तौर से पश्चिम के दर्पण की ज़रूरत है। जापान में मैंने एक कहावत सुनी कि आँख को कहाँ देख सकती है। आँख को देखने के लिए भी अपने ही आँख को एक दर्पण की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही संबंध के दर्पण में, और ख़ास तौर से पश्चिम के संबंध के दर्पण में हम अपनी छवि देख सकते हैं। ऐसा कुछ मत प्रोफेसर जवाहरलाल मेहता का है। और सिर्फ छवि के लिए नहीं, उस यूरोपीयकरण से गुजरे बिना, पश्चिमीकरण से गुजरे बिना भारत अपने मूल सत्व को भी पहचान नहीं सकता। ऐसा कुछ संकेत वहाँ मिलता है। मैं इस की थोड़ी परीक्षा करना चाहूँगा। इसके पीछे करीब करीब ऐतिहासिक अनिवार्यता का एक तर्क काम करता है। ऐतिहासिक अनिवार्यता का तर्क ये है कि भारत गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि ये उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता थी कि यह गुलाम होता। और ये अनिवार्य क्यों है? क्योंकि ये गुलाम हुआ। तो ये अपने में पूरा एक तर्क का एक चक्र है और इसमें से कोई आप निकल नहीं सकते। किंतु क्या इतिहास ऐसी अनिवार्य गति से चलता है? चाहे सीधी रेखा वाला हो, चाहे चक्रीय हो, कोई इतिहास की अपनी दी हुई दिशा और गति है? या ये होता है तो ये होता है, और ये नहीं होता है तो ये नहीं होता है। अस्मिन् सति इदं भवति, ये है तो ये होता है, ये हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा ही होना था। जैसा मार्क्स ने जो भारत के विषय में अपने निबंध लिखे हैं, जो बाद में प्रकाशित हुए, इसमें वो कहते हैं कि ये एक पुराना देश है और ये बार बार गुलाम बनाया गया है, और बार बार की गुलामी का इतिहास ही भारत का इतिहास है। और ये इसका एक बड़ा ही जमा हुआ सा एक ढांचा है, जिसे वो एशियाई उत्पादन का ढांचा कहते हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये अपने से अपने को बदल नहीं सकता। इसलिए जो अंग्रेज़ों के तरीके बड़े क्रूर थे, बड़े बर्बर थे, इसका इनकार नहीं,
किंतु बिना इस आघात के ये एशियाई जो उत्पादन का ढांचा था बदल नहीं सकता था। इसलिए अगर एक प्रगतिशील सभ्यता ने एक जड़ सभ्यता को पराभूत कर दिया तो इसमें गम क्या, ये तो एक ऐतिहासिक अनिवार्यता थी, एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। ऐसी ऐतिहासिक आवश्यकता का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसी क्रम में अगर आप जापान का उदाहरण लें तो करीब करीब उसी काल में जब अंग्रेज यहाँ दस्तक दे रहे थे तो कमोडोर पेरी ने जापानी तट पर दस्तक दी और उसने विरोध के बावजूद, प्रतिरोध के बावजूद अपने नाव बांध दी वहाँ और वह उतर गया। और तब जापानियों को लगा कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है और उन्होंने अपनी टोकुगावा व्यवस्था बदल दी। मेजी रेस्टोरेशन हुआ, मेजी सम्राट को वापस लाए और जापान ने अपने ढंग से ये सब काम शुरू किया, जो कि एक ऐतिहासिक अनिवार्यता के तौर पर हमने एक अलग ढंग से यहाँ चलाया। तो ऐतिहासिक अनिवार्यता का इतिहास से भी कोई ऐसा साक्ष्य अनिवार्य रूप से बताना कठिन है। लेकिन मैं एक और बात का संकेत करना चाहूँगा, और वो एक ऐतिहासिक दृष्टि होती है और एक नैतिक दृष्टि होती है। इतिहास की दृष्टि से दासता प्रथा कभी एक ऐतिहासिक आवश्यकता हो सकती है, एक स्वामी दास का संबंध, लेकिन नैतिक दृष्टि से और उस काल के लिए उसका औचित्य भी बताया जा सकता है, क्योंकि उस इतिहास के काल में वो दासता प्रथा के जरिए ही ये सारा सब कुछ कारोबार चल सकता था। लेकिन नैतिक दृष्टि से दास बनाना और स्वामी बनना, स्वामी दास का ये संबंध ही अनैतिक संबंध है। किसी को परवश बनाना और उसका सारा सत्व खींच लेना और उसके जरिए अपनी समृद्धि और अपने सौंदर्य और अपने यश की वृद्धि करना, ये अनैतिक है। तो इतिहास की